तो शुरुआत करते हैं हम जनरल साइंस। जैसा कि सभी को पता ही है इस टॉपिक के बारे में कि हम सामान्य विज्ञान को एक विशिष्ट विज्ञान से अलग मानते हुए चलें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम आमतौर पर ऐसा होता है कि साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं और ये सोच के चलते हैं कि साइंस तो हमें आता ही होगा, और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के साथ अपना अलग तरह का संकट होता है। उन्हें लगता है कि नहीं, साइंस तो बहुत जटिल विषय है, बहुत मुश्किल है, पर ऐसा है नहीं। और यही मैं प्रयास भी करूंगा। मेरे जहन में नो डाउट आर्ट्स के स्टूडेंट्स ही रहेंगे ख़ास तौर पे। फिर भी आप कमेंट्स करके कोई भी सवाल, जैसे भी आपके हों, सवाल बिल्कुल पूछे जाने चाहिए, टीचर से भी, घर वालों से भी, और अगर कोई नहीं मिल रहा है सवाल पूछने के लिए तो खुद से भी पूछे जाने चाहिए। मेरा तो ये भी मत है। खैर एनीवेज, हम प्रकाश को लेकर बात करना चाह रहे हैं। यहाँ आपको दिख रहा है सामान्य विज्ञान और प्रकाश लिखा हुआ है, और प्रकाश जैसा कि आपको पता ही है, लाइट इंग्लिश में आप कह सकते हैं उसे। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, मैं एक बात बता दूं आपको, आप अपनी कॉपी किताब ये सब लेकर बैठे, कॉपी खास तौर पे, क्योंकि आपको बहुत कुछ नोट करने के लिए मिलेगा। और मैं बार बार आपसे सवाल भी करूंगा, सवाल लिखवाऊंगा भी, और आपसे ये चाहूंगा भी कि हाँ आप आंसर्स भी उसके दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सवाल सिंपल सा है, प्रकाश क्या है? अभी तक कोई कमेंट मेरे पास नहीं आया है, मतलब ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि प्रकाश क्या चीज़ है। खैर एनीवेज, हम इस बात को इस रूप में लें कि हमेशा ऐसा होता आया है कि अंधकार और प्रकाश दोनों ही जुड़ते हैं ज्ञान और अज्ञान के साथ। हमेशा हम ये कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश और अज्ञान का अंधेरा। ज्ञान क्या है? अगर हम ये देखें तो ये बहुत सिंपल सी बात है। किसी वस्तु के बारे में जानकारी होना, उसके बारे में सटीक जानकारी होना, वो ज्ञान है, और किसी के बारे में ना पता होना वो अज्ञान है। ठीक ऐसे ही प्रकाश को लेकर अगर हम बात करें तो ये एक तरह से ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी दृष्टि के संवेदन के लिए उत्तरदायी है। यानी आपको मैं अगर दिखाई दे रहा हूं, मेरे सामने स्टूडियो में लाइट्स लगी हुई हैं बहुत सारी, और ये लाइट्स जैसे ही सीधा प्रकाश मेरी ओर फेंक रही हैं तो ये परावर्तित होकर कैमरा तक जा रहा है और आप इसे देख पा रहे हैं। ये रेटिना पर, आपके रेटिना पर एक प्रतिबिंब बना रहा है। मतलब लाइट इज एन एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ विजन। ये है प्रकाश के बारे में। अब हम ये देखें कि प्रकाश असल में क्या चीज है। ऊर्जा का रूप है, ये तो हमने बात कर ली, पर इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो ये द्वैत प्रकृति रखता है, ऐसा हमने पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि ये एक वेव के रूप में चलता है, हमने ये भी पढ़ा है कि ये एक कण के रूप में भी चलता है। तो प्रकाश की जो प्रकृति है वो दोनों ही रूप में है। एक तो ये आप वेव के रूप में चलने वाली माने, ये जो है प्रकाश एक तरंग की तरह चल रहा है, वेव की तरह चल रहा है। दूसरा नियम ये कहता है कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है। प्रकाश जब कणों के रूप में चलेगा तो ये यहाँ मैंने कुछ पार्टिकल्स बना दिए हैं। असल मुद्दा ये है कि ऊर्जा का अगर एक रूप है तो वो ऊर्जा तरंग के रूप में होनी चाहिए या कण के रूप में होनी चाहिए। सवाल ये था, और इस सवाल को सुलझाने के बहुत सारे प्रयास हुए। पहले बार तो हमने इसको तरंग के रूप में ही माना, पर धीरे धीरे करके ये स्पष्ट हुआ, खास तौर पे अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव की वजह से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सही अर्थों में ये व्याख्या है कि प्रकाश कण के रूप में चलता है। और इन कणों को जो मैंने यहां बना दिए हैं, हालांकि इतने बड़े कण नहीं होते हैं, ये तो सिर्फ चित्र की बात है। ये जो भी कण हैं, ये जब चल रहे हैं तो ये जहां भी जिस जगह पे टकराएंगे वहां ये अपनी ऊर्जा दे देंगे। इसे एनर्जी कोलैप्स का नाम दिया गया है, और वो कोलैप्स होता भी है प्रकाश विद्युत प्रभाव के केस में। और अगर हम ध्यान दें तो इन कणों को फोटोन के नाम से जाना जाता है। ये हैं फोटॉन्स। फोटो का मतलब हमेशा ही हम प्रकाश के साथ जोड़ते हैं, और आप लोगों के अल्बर्ट आइंस्टीन के E=mc² का सूत्र मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहा है, पर मुझे लगता नहीं है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या है। बिल्कुल गलत उत्तर है आप लोगों का, अगर आपने मुझे अल्बर्ट आइंस्टीन के E=mc² की बात की है तो। हालांकि अल्बर्ट आइंस्टीन को आप जानते हैं, E=mc² को भी आप जानते हैं, पर E=mc² दरअसल नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने की समीकरण है। यह है ऊर्जा द्रव्यमान सिद्धांत, जिसमें हम एक द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और ये बिल्कुल तय बात है कि अगर मैं ये सवाल पूछूं आपसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस बात के लिए मिला,
इसका सही उत्तर है प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलो एक उत्तर मेरे पास आया, बिल्कुल सही है। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के कारण। चौंक गए होंगे आप लोग सब, क्योंकि हम अभी तक यही मानते आए हैं कि E=mc² ही वो सबसे बड़ा योगदान है अल्बर्ट आइंस्टीन का। नो डाउट वो योगदान एक बड़ा योगदान है, पर फिलहाल हम लौटते हैं प्रकाश की तरफ। और मुझे तो कई बार ऐसा भी लगता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन अपने समय से बहुत आगे थे, इतने आगे कि उन्होंने वर्तमान ऊर्जा के लिए तो हमें दिया E=mc², और भविष्य की नींव भी वो वहीं रख कर चले गए। उन्होंने बताया कि सूर्य से आप विद्युत का निर्माण कर सकते हैं, और ये प्रभाव उन्होंने दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव के रूप में। और ये भविष्य है हमारा, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे तो एटलीस्ट नहीं है। और आप भी देख रहे हैं सोलर एनर्जी जिस तरीके से तेजी से बढ़ रही है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ना सिर्फ वर्तमान की ऊर्जा समस्याओं को सुलझाया, पर उन्होंने आगे का भविष्य भी हमें दे दिया। अब करना है काम हमें, वो एक अलग बात है। तो हम सीखते हैं कि प्रकाश के पास ऐसी क्या खास चीज है, ऐसी क्या है ऊर्जा उसमें जो इतना महत्व रखती है हमारे लिए। चलिए इसको मैं बोर्ड को यहां से मिटाता हूं, और अब हम इस ब्लैंक बोर्ड के साथ काम करना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सा काम, और वो ये कि प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश या लाइट का सोर्स क्या है। बहुत सिंपल है, हमारे लिए तो प्रकाश का जो मूल स्रोत है वो ये है, सन, सूर्य। किसी भी ग्रह के लिए होता है, या ये कह लो कि सौर मंडल में केंद्रीय तारा जो कि सूर्य के नाम से जाना जाता है, वो प्रकाश का एक स्रोत हर ग्रह के लिए होता है। अब हम ये बात करें कि क्या सूर्य से जो प्रकाश हमें मिल रहा है वही ऊर्जा का मूल स्रोत है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऊर्जा का जहां तक सवाल है उसके बारे में आपने ये समीकरण बिल्कुल पढ़ा होगा कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और जब ये बदलने की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि सबसे अहम और सबसे बड़ा काम इस ऊर्जा को, सूर्य की ऊर्जा को बदलने का किया जाता है हमारे प्लांट्स के द्वारा, पौधों के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और फिर उसी से हम भोजन लेते हैं और तमाम चीज़ें चलती हैं। खैर, लौट के वापस प्रकाश की ओर आते हैं, और मैं बार बार आप लोगों से सवाल करता ही रहूँगा, और वो सवाल इस रूप में भी होगा कि कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ लिखाएंगे। देखो, आज तक मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड भी मुझे बताना चाहिए था, वो मैंने नहीं बताया। मुझे लगा कि मेरे स्टूडेंट्स जो कमेंट्स कर रहे हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं, पर फिर भी नए स्टूडेंट्स के लिहाज से माई सेल्फ मिस्टर चौहान, एंड साइंस लंबे समय से पढ़ता पढ़ाता रहा हूँ। सन 2000 से मैंने पढ़ाने की शुरुआत की थी, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो मेरे पास नहीं है। नियर अबाउट 17-18 साल का अनुभव मैं रखता हूँ, और ऐसा हुआ आज तक नहीं है कि क्लासरूम से बाहर क्वेश्चंस गए हों, पर फिर भी कोई ऐसा दावा मैं नहीं करूँगा। पर आपको पढ़ना बहुत अच्छे से चाहिए, और ये बात तय है कि सवाल आएंगे। अब चलें प्रकाश की ओर, और हमने ये देखा कि द्वैत प्रकृति है, ड्यूअल नेचर है इसकी, ये वेव के रूप में भी चलता है। और बहुत स्लो हो आप लोग, क्या बात है, इतना स्लो कैसे बोल सकते हो? यहाँ कोई कमेंट ही नहीं आ रहा है कि मैंने पूछा वेव के रूप में भी चलता है और फिर बताया नहीं कि कण के रूप में भी। चलो मैं मान लेता हूँ कण के रूप में भी ये चलता है। अब हम ये देखें कि प्रकाश के मूलभूत गुणधर्म क्या हैं और ये दरअसल क्या चीज़ है। तो अगर आपने ये कहीं भी शब्द सुना हो तो प्रकाश ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण। प्रकाश एक तरह की वेव है जो किसी माध्यम की मोहताज नहीं होती। आप सभी लोग जानते होंगे ऐसे विकिरण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं उन्हें किसी भी तरह के मीडिया की, किसी भी तरह के माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। तो चलिए इसको हम देखें प्रकाश को लेकर। प्रकाश के स्पेक्ट्रम को लेकर हम बात करना चाह रहे हैं। प्रकाश का स्पेक्ट्रम अगर हम देखें तो उसमें एक बहुत छोटा सा भाग विजिबल लाइट का होता है। मतलब कि प्रकाश जैसे आप आमतौर पे दृष्टि के संवेदन के लिए उत्तरदायी मान रहे थे, वो तो एक बहुत ही छोटा सा भाग है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। और इसकी शुरुआत में आप लोग सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये जो विजिबल लाइट है, इस विजिबल लाइट में सबसे पहले जो कलर आएगा वो दरअसल हम यहाँ से बना लेते हैं।
कोशिश मैं यही करूंगा कि मैं आपको इंद्रधनुष के रंगों का वो क्रम दे पाऊं जो इंद्रधनुष में होता है। ये यहाँ बैंगनी, उसके बाद नीला, उसके बाद की स्थितियां हमारे पास हैं आसमानी, देन कम्स ग्रीन, उसके बाद आप सभी को पता है अगला रंग पीला ही होने वाला है, और उसके बाद जो रंग होगा वो बिल्कुल मैं सही चुनने वाला हूं आप लोगों के लिए ये रंग, और ये रंग होता है नारंगी। और अंतिम 7वां रंग ये 7वां रंग जो है वो होगा लाल। हम यहां सिर्फ इतनी सी बात देखना चाह रहे हैं कि प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही सिंपल सा ये सवाल है जो बहुत बार पूछा गया है। एक बार टेक्निकल टीम इस बोर्ड को सामने कर दें। यहां आप अच्छे से देख लें कि 7 रंग जो हैं वो बेनिया पिनाला हैं। यहां सबसे पहले सामने स्क्रीन करें टेक्निकल टीम। यहां बैंगनी है, उसके बाद नीला है, आसमानी है, हरा है, पीला है, नारंगी है और लाल रंग है। ये बेनिया पिनाला, या फिर हम इसे दूसरे रूप में देखें तो विबग्योर वाली स्थिति आती है। ये विबग्योर की स्थिति है। 7 रंग बताने वाले कौन थे? और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रकाश में 7 रंग हैं, ये पहले पता ही नहीं था हमें। क्यों? क्योंकि हमें तो श्वेत ही दिखता था, हमें तो सफेद ही दिखाई देता था वो, तो हम ये ज्ञात ही नहीं कर सकते थे कि इसमें इतने रंग हो भी सकते हैं क्या। फिर एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने इसके बारे में बताया, और वो वैज्ञानिक बहुत बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम न्यूटन। बिल्कुल सही, कितनी जल्दी से और आसान सा उत्तर आ गया है। और वैसे भी न्यूटन तो इतना महान वैज्ञानिक रहा है अपने समय का, उसने इतना कुछ किया और कुछ ज्यादा ही कर दिया जो आपके जनरल साइंस का अधिकांश हिस्सा बन गया। वो भले ही गति के नियम हो, भले ही प्रकाश को लेकर बात हो, गुरुत्वाकर्षण को लेकर बात हो, इवन उसने पृथ्वी को भी नहीं छोड़ा। पृथ्वी गोल नहीं है, ध्रुवों पर से पिचकी हुई, ये बताने वाला भी न्यूटन था। खैर, अच्छी बात है, न्यूटन ने ये बात बताई। 7 रंगों से मिलकर प्रकाश बना है, और इंद्रधनुष में भी रंग 7 होते हैं। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुई थी, और एग्जाम थी महिला पर्यवेक्षक की। उसमें सवाल पूछा गया था कि इंद्रधनुष के रंगों का क्रम कौन सा है। अब उसमें काफी लोग चक्कर में पड़ गए। विबग्योर हम लोग याद रखते हैं, और नो डाउट विबग्योर इंद्रधनुष के रंगों का क्रम भी है, पर अगर हम इंद्रधनुष को देखें तो इंद्रधनुष तो हमेशा पृथ्वी से आसमान की तरफ दिखाई देता है ना, तो ये क्रम लाल से हो जाएगा बैंगनी की ओर। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान देना चाहिए इसके बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि सर नोट्स भी बनवाएं, तो देखिए ये ऑनलाइन क्लास है, इसमें नोट्स बनाने का जहाँ तक सवाल है आप इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, और उसके बाद नोट्स भी बन जाएंगे। अभी लाइव है, बट डेफिनेटली और भी बहुत से सवाल यहाँ क्लास में आ भी गए हैं। रेड से शुरू होगा। ये उत्तर मेरे पास आ गया है कि जो भी इंद्रधनुष का है, मैंने इसका लॉजिक भी आपको बता दिया है कि इंद्रधनुष हमेशा आसमान में होगा। जब भी हम उसको नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो लाल रंग सबसे पहले दिखाई देगा, और ऊपर की ओर हमें बैंगनी रंग दिखाई देगा। तो इस तरह से उसका जो क्रम है वो विबग्योर ना होके ROYGBIV हो जाएगा। या काफी लोगों को कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि सर ये आई और बी, और अगर हम हिंदी में देखें तो बेनिया पिनाला में नीला और आसमानी, तो ये नीला और इधर ब्लू का क्या मसला है। तो इसको भी आप थोड़ा अच्छे से समझ लें। यहाँ ये या तो आपको इंग्लिश में याद रखने चाहिए या आपको ये हिंदी में याद रखने चाहिए। आप दोनों में याद रखना चाहोगे तो दिक्कत आएगी, बस परेशानी यही है। तो हम इसको चलो इंग्लिश में देखते हैं थोड़ा सा। वायलेट तो आप सभी जानते हैं, जो कि मैंने यहाँ बना भी दिया है चित्र पे, बैंगनी रंग है। उसके बाद अगला जो रंग है वो इंडिगो है। दरअसल इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया नाम सुना होगा आपने। ये एक प्लांट है जिससे नील की खेती के काम में इसे लिया गया, और नील
सफेद कपड़ों को और सफेद बनाने में या उसमें एक हल्की सी नीली झलक देने के लिए काम में आता था। और नील तो वो बड़ी बात है जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के साथ भी सीधी जुड़ी है। नील की खेती तो वही नील है, ये वो इंडिगो है। दरअसल उस नीले, विशेष नीले रंग को अंग्रेजों ने इंडिगो नाम दिया, क्योंकि वो इंडिया से इसे प्राप्त करते थे। उन्होंने इसे नाम दिया इंडिगो, और प्लांट का नाम भी रखा गया इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। तो उससे जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वो नील है, तो उसके जैसा रंग वो माना जाना चाहिए कि नीला रंग है। तो बिल्कुल आप सही है, सही दिशा में है। तो ये वो नील जैसा रंग है। और यहां ये जो दूसरे रंग की हम बात करें वो दरअसल आसमान वाला नीला है। अब चूंकि आसमान हमेशा हमने यही पढ़ा है कि नीला होता है, तो आसमान का जो नीला रंग है वो आसमानी कहलाने लगा। खैर, अब इस पे सवाल किस रूप में क्या बन सकते हैं वो हम जरा देख लेते हैं। बहुत कॉमन से सवाल आ सकते हैं आपके, और वो सवाल इस रूप में आएंगे कि यहां पे इंद्रधनुष के किनारों का रंग कौन सा है, इंद्रधनुष के किनारे पे कौन से रंग मिलते हैं, ये सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां हमें दिखाई दे रहा है बैंगनी और लाल। एक बार सवाल पूछा गया कि इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम कौन सा है। तो ये क्रम कुछ भी पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यानी क्रम बैंगनी से लेके लाल भी हो सकता है और लाल से लेके बैंगनी की तरफ भी हो सकता है, पर क्रम इस रूप में नहीं हो सकता कि आप इसको बैंगनी, पीला और हरा कह दें। ये कोई क्रम नहीं है। जैसे मैं यहां लिखूं बैंगनी, पीला और हरा, ये क्रम नहीं है। ये क्रम क्यों नहीं है? क्योंकि बैंगनी के बाद हिसाब कहता है कि हरा आना चाहिए, फिर पीला आना चाहिए। तो इस तरह के सवालों के लिए आप बिल्कुल रेडी रहें, तैयार रहें। चलिए आगे चले हम कि किनारे के रंग हो गए, तमाम बातें हमने कर ली हैं। अब एक सवाल उठता है कि बैंगनी से परे भी कुछ है क्या, और लाल से नीचे भी कुछ है क्या। इंद्रधनुष को देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया नीचे से लेके ऊपर तक है, तो बैंगनी ऊपर की ओर है, तो हम क्या कहेंगे कि बैंगनी के परे भी कुछ है क्या। और लाल चूंकि नीचे की ओर है, तो हम क्या कहेंगे कि लाल से नीचे भी कुछ होता है क्या। बिल्कुल होता है, और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि इधर जो क्रम मिलेगा उसे हम पराबैंगनी कहेंगे। बैंगनी से परे पराबैंगनी, इसमें कौन सी नई बात आ गई, या कितना मुश्किल काम थोड़ी है ये। बैंगनी से परे पराबैंगनी। और आओ शब्द लगाते हैं हम नीचे के लिए, और लाल के लिए शब्द होता है हमारे पास रक्त। तो हम इस तरफ के स्पेक्ट्रम को नाम दे देंगे अवरक्त, इंफ्रारेड इंग्लिश में, और इधर अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी के लिए IR एंड UV। बहुत ही सिंपल है। हमने पराबैंगनी अवरक्त की बात की। मैं आपके कंफ्यूजन को, एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर करना चाह रहा हूं, और वो कंफ्यूजन ये है कि हम यहां ये जाने कि पराबैंगनी विकिरणों की क्या खासियत है और IR विकिरणों की क्या खासियत है। IR जो विकिरण है, इंफ्रारेड, ये ऊष्मीय प्रभाव रखते हैं। ये एक विशेष बात है। इनका जो प्रभाव है वो ऊष्मीय प्रभाव है। ऊष्मीय प्रभाव का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। ऊष्मीय प्रभाव से तात्पर्य इस बात का है कि ये किसी भी वस्तु को गर्म कर सकते हैं, ये ऊष्मीय प्रभाव है। और यहां पराबैंगनी विकिरणों की बात करें तो पराबैंगनी विकिरण दरअसल आयनकारी प्रभाव रखते हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहां जब हम IR की बात करेंगे तो IR के पास आयनकारी प्रभाव नहीं है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि किस विकिरण के पास आयनकारी प्रभाव है और किस विकिरण के पास ऊष्मीय प्रभाव है। यहां असल में मुझे ऊष्मीय प्रभाव लिखना था, चलो कोई नहीं, गलती सुधार ली जाएगी। टेक्नोलॉजिकली मैं पहली बार आया हूं इस तरह की क्लास में। हमेशा मैंने स्टूडेंट सामने और कैमरा के सामने तो कभी एटलीस्ट नहीं पढ़ाया, पर मैं मान के चलता हूँ कैमरा ही मेरी वो क्लास है, और आप लोग मुझे कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं तो मैं भी आपको इस बोर्ड के माध्यम से देख ही रहा हूँ। ऊष्मीय प्रभाव की हमने यहाँ बात कर ली, आयनकारी प्रभाव की बात कर ली। यहाँ ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ऊष्मीय प्रभाव नहीं होता। ये सब बताने के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है मेरा,
और वो लॉजिक ये है कि अवरक्त विकिरणों की अगर आप बात करें तो उससे होता है ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन, वैश्विक तापन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी भूमंडलीय तापन के लिए जरूरी है किस बात का कि वो IR किरणें पृथ्वी पर आएं, वो उसमें प्रभाव रखती हैं। और जो बात आप करते हो ओजोन परत में छेद हो गया है और उसके वजह से मानव को नुकसान हो रहा है, परेशान हो रहा है, वो स्किन कैंसर के मामले बढ़े हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार है पराबैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट। IR विकिरण जो कि वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार हैं, वो उसमें प्रभाव रखते हैं। पर बहुत गलती से किताबों में क्या पता क्यों ऐसा लिख दिया गया है कि ओजोन परत में छिद्र होने की वजह से तापमान बढ़ रहा है। गलत बात है ये। ओजोन परत में छिद्र होगा तो उससे IR विकिरण थोड़े ही बढ़ जाएंगे, उससे तो UV विकिरणों की मात्रा बढ़ेगी और UV विकिरण उसमें प्रभाव रखते ही नहीं है। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी बात आपको दिमाग में डालनी है कि कहीं भी बात आए वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार तो ओजोन परत के हाथ को मत जिम्मेदार ठहराना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहां अगर हम पराबैंगनी से और इधर जाएंगे तो आपको अल्फा गामा रेडिएशन, ये सारे रेडिएशंस मिलेंगे और अंत में कॉस्मिक विकिरण। और इधर IR से नीचे जब जाओगे तो आपको मिलेगा माइक्रोवेव्स, FM रेडियो की तरंगे, FM का नाम सुनते ही काफी खुश हो गए लोग, खैर उसकी भी हम बात कर लेंगे आगे, और AM रेडियो तरंगे, और उसके बाद है लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो चलिए ये रहा कुल मिला के हमारा प्रकाश के स्पेक्ट्रम को लेकर बात। अब हम बात करते हैं प्रकाश के कुछ खास फिनोमिना की। वो खास फिनोमिना क्या है ये हम थोड़ा सा जान लें। सबसे पहला जो हम यहां पढ़ेंगे वो ये चीज है। परावर्तन क्या है इसको हम इंग्लिश में भी मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज रिफ्लेक्शन। और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। परावर्तन वो क्रिया है जिसमें हम हमेशा एक बात कहते हैं कि प्रकाश की कोई किरण आई, ये प्रकाश की किरण आई, एक सतह से टकराई। इस सतह से जब ये टकरा रही है, ये प्लेन सरफेस है, इस पे प्रकाश की किरण टकरा रही है और वापस लौट गई उसी माध्यम में, यह है प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश की किरण आई और पुनः उसी माध्यम में लौट गई। तो आप लिखना चाहो परावर्तन क्या है तो आप लिख सकते हैं प्रकाश की किरण का किसी समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटना। मतलब प्रकाश का किसी समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन होता है। यहां जो महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखने की वो कुछ खास ये है कि हम एक स्थिति बीच में मानते हैं और वो बीच की स्थिति को हम यहां अभिलंब नाम दे देते हैं, नॉर्मल कहेंगे इंग्लिश में इसे। और ये दरअसल वो चीज है जो किसी भी सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, किसी भी सरफेस के साथ सीधा एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम ये जान सकें कि यहां जो कोण बन रहे हैं ये कोण कितने बन रहे हैं या इनका मान क्या है। तो एक दो चीजें आप लोगों को समझनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो प्रकाश की किरण आई, उस आई हुई किरण को हम नाम देंगे आपतित किरण। सिंपल है, आसान है। आपतित, पतित यानी गिरना, आके गिरने वाली किरण, आपतित किरण। और इंग्लिश में द रे ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंस हो रही है यानी आके गिर रही है तो रे ऑफ इंसिडेंस, और इसके साथ जो कोण बनेगा वो कहलाएगा एंगल आई, आपतन कोण। ये बहुत सिंपल सा है। और ये किरण वापस लौटी है और जब वापस लौटी है तो क्या होना चाहिए, परावर्तन, परावर्तित किरण। तो यहां हम लिख सकते हैं परावर्तित किरण। और ये जो कोण बना, ये कोण है दरअसल ये कोण हो गया है आर, और कोण को आप कह देंगे परावर्तन कोण। सिंपल है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण को लेकर
एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि प्रकाश की किरण चूंकि जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में लौटी है, तो इन कोणों का मान बराबर होता है। मतलब आपको परावर्तन के केस में ये चीज ध्यान रखनी है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल आ सकता है। तो चलिए, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आई और एंगल आर को लेकर अगर हम बात करें तो जो कोण आ रहा है उसके साथ एंगल आई है और जो वापस लौटी है किरण उसके साथ एंगल आर है। ये दोनों बराबर होते हैं। मैंने कहा था सवाल इस रूप में आ सकता है कि वह प्रकाश की फिनोमिना या प्रकाश की वह कौन सी स्थिति है या वो कौन सा सिद्धांत है जिसमें आपतित किरण से बनने वाले कोण का मान परावर्तित किरण के साथ बनने वाले कोण के बराबर होता है। या सिंपल सा पूछ ले, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर ऐसा प्रकाश की किस क्रिया में होता है। फिर विकल्प दे देगा, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इस तरह की तमाम चीजें। तो ये होता है किस केस में? परावर्तन के मामले में। यहां आके एक दूसरी बात भी हमें दिखाई देती है जो आपको साइंटिफिक तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो दिखती है, साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर। साइन आई और साइन आर ये दोनों बराबर होते हैं। अब ये साइन कहां से आ गया बीच में? साइन दरअसल यहां से आया है जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। साइन फंक्शन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण। तो ये लंब बटा कर्ण की स्थिति होने की वजह से ये एंगल्स बन गए। कोई नहीं पूछने वाला है इन्हें, ये सिर्फ आपके लिए ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। मतलब साइन आई इक्वल्स टू साइन आर का कोई खास मसला यहां नहीं है। हमें जो जानना है वो ये है कि दैनिक जीवन में परावर्तन के क्या उपयोग हैं। दैनिक जीवन में परावर्तन बहुत अधिक महत्व रखता है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो महत्व क्या है इसको लेकर हम बात करते हैं। तो आप चाहो तो ये जरूर लिख सकते हो, साथ में आप कॉपी में नोट कर सकते हो कि परावर्तन की दैनिक जीवन में उपयोग। लगभग संभावित क्वेश्चंस रहते हैं इससे, तो लिख सकते हैं आप, परावर्तन का सबसे बड़ा महत्व किसी भी वस्तु का दिखाई देना। आपको अगर कोई वस्तु दिखाई दे रही है तो वो इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि प्रकाश परावर्तित होकर आपके रेटिना तक आ रहा है। ये अगर परावर्तित नहीं होता, जैसे अभी मैं स्टूडियो की लाइटें बंद करवा दूं, आप मुझे नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल तय बात है ये। और ये यहां व्यवस्था इतनी सारी लाइट्स लगाने के पीछे भी लॉजिक यही है कि आप मुझे देख पाएं, क्योंकि मेरे ऊपर जो भी प्रकाश आके गिर रहा है वो परावर्तित होकर कैमरा तक जा रहा है। अब दूसरा है महत्व कि कोई भी वस्तु किस रंग की दिखती है, यह भी प्रकाश पे निर्भर करता है, यह भी परावर्तन की घटना पे निर्भर करता है। इसको जरा सा हम लोग ढंग से समझ लें। चलिए, इसके लिए मैं एक काम करता हूं, एक रेड बॉल बना देते हैं हम यहां, और रेड बॉल बनाने के बाद हम कुछ और काम यहां करेंगे, और काम बहुत ही आसान सा है। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, उसके बाद पीला। देखिए, टेक्निकल स्टाफ बिल्कुल इतना अच्छा है यहाँ का, बिल्कुल हेल्प करता है आके जब भी हमारे जैसे अवैज्ञानिक लोग चीज़ों को इस रूप में लें। खैर, जो भी है, हम यहाँ पीले रंग तक आ चुके हैं। अब हम यहाँ नारंगी ले लेते हैं और इधर से हम लाल ले लेते हैं। चित्र में दरअसल मैंने, आपने ध्यान दिया हो तो बैंगनी सबसे छोटा बनाया है, उसके बाद नीला थोड़ा सा बड़ा है, फिर और बड़ा है। ये असल में इनकी तरंग दैर्ध्य की वजह से है। रेड की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है और बैंगनी की सबसे कम होती है। अब हम ये देख रहे हैं कि लाल वाली वस्तु पे प्रकाश आके गिर रहा है और ये प्रकाश 7 रंगों से मिलके बना है, ये हम देख चुके। ये 7 प्रकाश दरअसल इस लाल वस्तु पे गिरते हैं। मतलब श्वेत प्रकाश गिर रहा है तो हम ये मान के चल सकते हैं ना कि 7 प्रकाश उस लाल वस्तु पे गिर रहे हैं। जब ये 7 के 7 प्रकाश यहां गिर रहे हैं तो ये वस्तु जो लाल रंग की है वो दरअसल इस लाल वाले प्रकाश को तो कर रही है परावर्तित, और बाकी सारे प्रकाश को कर रही है अवशोषित। मतलब यहां यह हुआ कि इस लाल वस्तु पे ये जो लाल प्रकाश है ये जब आ रहा है तो ये तो सीधा सीधा परावर्तित हो रहा है,
और बाकी के जितने भी रंग हैं वो वस्तु खुद उसको सोख रही है, को अपने भीतर समाहित किए हुए। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी वस्तु उस रंग की क्यों दिखती है। अब मान लेते हैं हम कि यहां लाल की जगह वस्तु होती हरी, मान लेते हैं, चलो ये लो, ये वस्तु हरी है, इस पर भी वही सातों प्रकाश आके गिर रहे हैं, पर अब हम ये देखते हैं कि अगर ये वस्तु हरी है तो ये हरे रंग का परावर्तन कर रही है, इसलिए हरी दिखाई दे रही है। तो एक बहुत सिंपल सी बात लिखवा रहा हूं, आप अच्छे से इसको लिख लें। कोई भी वस्तु जिस रंग की है उस रंग के प्रकाश में और सफेद प्रकाश में उस रंग की दिखती है जिस रंग की होती है। मतलब समझ गए होंगे कि अगर कोई वस्तु लाल रंग की है तो लाल रंग के प्रकाश में और सफेद में वो लाल दिखेगी, और कोई भी रंग की का प्रकाश अगर आपने यूज किया और कोई भी प्रकाश आपने उस पर डाला तो फिर कैसी दिखाई देगी? जैसी मैंने शर्ट पहनी है, काली दिखाई देगी। तो बहुत सिंपल है, आप तो इतना सा याद रखो, जिस रंग की वस्तु है उस रंग के प्रकाश में और सफेद प्रकाश में उसी रंग की दिखनी है जिस रंग की होनी। जैसे लाल रंग की वस्तु है तो लाल क्या प्रकाश आए तो लाल परावर्तित होकर लाल दिखेगी, सफेद आए तो भी परावर्तन लाल का ही होगा इसलिए लाल दिखेगी। अब मान लो आपने इसको नीले प्रकाश में देखने की कोशिश की, लाल रंग की वस्तु को नीले प्रकाश में, तो लाल रंग की वस्तु को नीले प्रकाश में देखने पर काली दिखेगी, क्योंकि ये जो नीला प्रकाश है वो तो देखो ध्यान से अवशोषित हो रहा है यहां। तो लाल रंग की वस्तु पे नीला डाल दो, पीला डाल दो, नारंगी, आसमानी, बैंगनी, कोई भी रंग डालें, वो उसका अवशोषण करेगी और आपकी आंखों तक कोई भी प्रकाश नहीं आएगा। और जब कोई भी प्रकाश नहीं आएगा तो डेफिनेटली क्या होगा? काली दिखेगी। और क्या होगा? जब प्रकाश ही नहीं आया तो वस्तु दिखती नहीं। यही तो पहला अनुप्रयोग था, यही तो सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग था। चलिए हम आगे और बात करें प्रकाश के परावर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग। प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही ग्रह चमकीले दिखाई देते हैं। आपको पता होगा कि ग्रहों की चमक प्रकाश के परावर्तन का नतीजा है। मतलब साफ है कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश जैसे पृथ्वी पे गिरता है तो पृथ्वी भी चमकीली दिखाई देती है आसमान से देखने पर, और इसी तरीके से हमें शुक्र और मंगल भी दिखता है। तो ये सब ग्रह का दिखना, ग्रह का चमकना किसकी वजह से है? प्रकाश के परावर्तन। तीसरा, इसमें हमने सबसे पहला अनुप्रयोग देखा वस्तु को देखना, यानी देखने की क्रिया किसके कारण है? परावर्तन के कारण। दूसरी बात हमने की ग्रह की चमक, यानी ग्रह का चमकना। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है वस्तु का कम या ज्यादा चमकीला दिखना। यह एक इंपॉर्टेंट चीज है। वस्तु का कम या ज्यादा चमकीला दिखाई देना बहुत आसान सी बात है। हम हमारे चारों ओर कई तरह की चीजें देखते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने बाइक धो ली और उसके ऊपर एक पॉलिश कर दी। अब ये इतनी चमकीली दिखाई दे रही है। आपका फ्रेंड जैसे ही आया आपसे क्या पूछा? अरे यार आज सर्विस करवा के लाया है क्या इसकी? और बिल्कुल ऐसा ही होता है, आप कह देते हैं हाँ यार तेरे को कैसे पता लगा? तो उस व्यक्ति को इसलिए पता लगा क्योंकि उसकी बाइक जो हमेशा ही मिट्टी में भरी रहती थी आज वो चमकीली दिखाई दे रही है, हमेशा तो इतनी चमकीली नहीं दिखती थी। तो किसी भी वस्तु को अगर आप देखते हैं तो वो ज्यादा चमकीली दिखती है या कम चमकीली दिखती है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उससे प्रकाश कितना आपके आंखों तक आ रहा है। अगर सतह सपाट होगी, जैसे ही आपने पॉलिश की सतह सपाट हो गई, अब प्रकाश बहुत तेजी से आपकी तरफ आएगा, बहुत ज्यादा प्रकाश आएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? सिंपल बात है, इसकी वजह से वो वस्तु चमकीली दिखाई देगी। तो क्या मैं ये नहीं पूछ सकता कि पॉलिश वो भले जूते पे करने वाली पॉलिश हो या फर्श पे करने वाली पॉलिश हो या फिर वाहनों पे की जाने वाली पॉलिश हो, पॉलिश का सिद्धांत मूल क्या है? यह सवाल कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि किसी भी वस्तु पे पॉलिश करने पर वो अधिक चमकीली दिखाई देने लगती है, ऐसा क्यों होता है? तो बहुत सिंपल सी बात है,
और वो सिंपल सी बात यह है कि पॉलिश करने पे आप दरअसल उस सतह को बहुत सपाट कर देते हो, और सतह जब सपाट होती है तो प्रकाश का विकिरण बहुत तेजी से आपकी आंखों की तरफ ज्यादा मात्रा में होता है, एक तरफा होने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं पॉलिश का जो सिद्धांत है वो वस्तु के चमकीला या कम चमकीला दिखने से संबंधित है। तो पॉलिश किया जाना प्रकाश के किस सिद्धांत पर आधारित है? परावर्तन के सिद्धांत पर है। और ऐसी ही पॉलिश पता है आपको अब मुझे हंसी आ रही है इस बात पे। काफ़ी जो हमारी स्टूडेंट्स हैं, महिला स्टूडेंट्स हैं, वो सोचेंगे कि सर क्या बोल रहे हैं। असल में मैं मेकअप की बात करना चाह रहा हूँ। मेकअप क्या चीज़ है? मेकअप भी वही है, प्रकाश के परावर्तन को करने का एक जरिया। जब भी हम बात करते हैं कहीं कोई फंक्शन हो, कहीं कोई ऐसी इवेंट हो जो जीवन में बहुत महत्व रखती है, जैसे शादियां, तो ऐसे में मेकअप क्यों किया जाता है? या हम देखें कि फिल्म कलाकार सभी मेकअप करते हैं। इसके पीछे लॉजिक एक सिंपल सा है कि जब सामने से, कैमरे के सामने से प्रकाश आपके शरीर पे गिरे, आपके चेहरे पे गिरे, तो ये परावर्तित अच्छे से होके कैमरा तक पहुंचे। तो मेकअप भी प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे आधारित है। डेंटिंग पेंटिंग ये भी प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे। देखिए, मैं यहां इसलिए बता रहा हूं ये तमाम चीजें आप लोगों को, क्योंकि इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और आजकल सवाल इधर से ही आ रहे हैं। वो जमाने गए जब हम ये पूछेंगे ग्रहों की चमक का कारण क्या है। मैंने पिछले 10 साल से ऐसा कोई सवाल किसी एग्जाम में नहीं देखा जहां वो ये कहता हो कि ग्रहों की चमक का कारण बताइए। तो बिल्कुल हमें ऐसे नई चीजें ढूंढनी होंगी। जैसे वो आपसे पूछ सकता है कि डेंटिंग पेंटिंग के बाद गाड़ी में वो अंतर या वो एक्सीडेंट के निशान नहीं दिखाई देते जो पहले दिख रहे थे। इसके पीछे कारण है कि प्रकाश का परावर्तन ठीक उस रूप में होने लगता है जिस रूप में वो पहले हो रहा था। ये यूं है। तो चलिए देखिए, ये लगभग हमारे वो हो गए हैं जो परावर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग हैं। परावर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग एक बार रिकैप कर लेते हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। वस्तु का दिखाई देना, वस्तु किस रंग की है ऐसा दिखना, या किस रंग के प्रकाश में किस रंग की वस्तु को देखें तो वो कैसी दिखे, ये हम सुलझा चुके हैं, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। वस्तु का कम या ज्यादा चमकीला दिखाई देना, ये भी हम देख चुके। और मेकअप का सिद्धांत या डेंटिंग पेंटिंग की बात हो या फिर पॉलिश की बात हो, वो हम कर चुके हैं। अब आगे हम चलें, परावर्तन का पीछा छोड़ें। यही साइन आई और साइन आर वाली बात हम करेंगे, और फिर एक बार रिकैप करूंगा मैं प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत को लेकर भी। साइन आई ध्यान से देख लेना आप लोग सभी, बटा साइन आर इक्वल्स टू क्या होगा? 1। साइन आई और साइन आर ये किस रूप में होगा? ये 1 के रूप में। क्यों हुआ? क्योंकि साइन आई साइन आर के बराबर है, और जब साइन आई साइन आर के बराबर है तो ये बात बिल्कुल मान के चलिए कि इन दोनों का अनुपात एक ही आएगा। यह अनुपात एक इसलिए भी आया क्योंकि परावर्तन के केस में एंगल चेंज ही नहीं हुआ। अब मैं एक बार दोबारा से, जैसा मैंने कहा था, रिकैप करता हूं परावर्तन को लेके। परावर्तन के कुछ खास नियम हैं जिन्हें स्नेल के नियम भी कहते हैं। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है हमें किसके नियम कहते हैं, हमें तो ये देखना है कि नियम क्या है। नियम यह है कि प्रकाश की किरण समतल सतह पर टकराती है और समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि यहां अगर माध्यम वायु है तो यहां भी माध्यम वायु है। यह खास बात आपको परावर्तन के केस में याद रखनी है। तो परावर्तन के केस में आपतित किरण आई, टकराई, परावर्तित किरण हो गई, ये एंगल बने, एंगल आई और एंगल आर। ये तीनों यानी अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो एक ही तल में होंगे जब उसी माध्यम में लौट रहा है। तो मतलब ऐसे ऐसे नियम बना दिए हैं कि लगता है कि हम इन चीजों को इस रूप में देख भी पाएंगे। यानी एनीवेज, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, साइन आई बटा साइन आर बराबर 1। ये है आपके परावर्तन के नियम की बात। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.